तो कल की क्लास में हम लोगों ने जो आपके किडनीज़ के अंदर बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है दैट इज़ नेफ्रॉन, उसके स्ट्रक्चर पे हम लोगों ने बातचीत की थी। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने बेसिकली ये नहीं बताया था कि यूरिन किस तरीके से बनता है। हम लोगों के सिलेबस में यूरिन किस तरीके से बनता है उसकी कंप्लीट डिटेल्स नहीं है, मैं बता दूँ। तो जब आप लोग फ्यूचर में यानी कि 12th स्टैंडर्ड में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आप जब पढ़ेंगे तो उस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको यूरिन पूरी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बनता है इसकी पूरी की पूरी क्या होगी डिटेल मिलेगी। यानी कि मैंने जो 3 नाम बताए थे ना, पीसीटी, डीसीटी, लूपोफाइलिन, असेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट, बराबर है, वो सब कुछ आपको मिलेगा, आपको एकदम डिटेल में मिलेगा। अब क्योंकि हम लोगों का 12th का सिलेबस बहुत वास्ट है बायोलॉजी का एज़ कम्पेयर टू द 10th, तो 10th में ये सारी जानकारी तुम लोगों को नहीं है कि किस प्रोसेस में क्या होता है, कैसे होता है। बस मैं शॉर्ट में एक थोड़ी सी डिटेल्स तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ कल की ही क्लास के PDF को कंटिन्यू करते हुए। कुछ नया क्योंकि इसमें बताने लायक है नहीं, जितना भी था वो मैं ऑलरेडी कल तुम लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस जो जानकारी मैंने थोड़ी बहुत शेयर नहीं की थी सिर्फ उतनी ही मैं शेयर करूँगी। ठीक है, बाकी के लिए हम अपना काम छोड़ देते हैं, जब आप 12th में जाओगे तब आप पढ़िएगा इसको। तो डायग्राम तो तुम्हें याद ही होगा, ये साफ साफ दिख रहा है कि कौन है आपका बोमन्स कैप्सूल। ऊपर में ये क्या है, कैपिलरीज का नेटवर्क। इस कैपिलरी में जो ब्लड आता है, साफ साफ हम लोगों ने कल पढ़ा था, इस ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं कि इस ब्लड में क्या रहता है, O2 प्लस गंदगी। अब जो O2 आता है वो तो सेल्स वगैरह कैसे है उसके आसपास के रीजन की यूज़ कर लेती हैं। अब जो बाकी के नीचे के पीसीटी डीसीटी लोग हैं उनको जो नहीं मिल पाता है ऑक्सीजन, उसके लिए हम लोग बाजू से एफरेंट को क्या करवाते हैं, लपेट देते हैं पूरे रीनल ट्यूब के आजू बाजू, जो O2 सप्लाई करने का काम करती है। लेकिन जब यही आपकी एफरेंट वाली कैपिलरीज बोमन्स कैप्सूल में जाके ग्लोमेरुलस बनाती हैं तो उस कैपिलरीज के अंदर जितना भी यूरिया है वो सारा का सारा निकल के कहाँ आ जाता है, नीचे। ठीक है, प्लस जितना भी पानी है वो कहाँ आ जाता है, नीचे। जितना भी अमीनो एसिड्स है वो आ जाता है नीचे, सॉल्ट्स भी आ जाते हैं और थोड़ी मात्रा में हमारे यूरिन में ग्लूकोज भी आ जाता है। बेसिकली इस पर्टिकुलर पार्ट को हम यूरिन नहीं कहेंगे, ये जो नीचे आके कलेक्ट होता है ना, इस कलेक्टेड पार्ट को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, अच्छा, अब जो चीज़ नहीं आ पाती जो कि मैंने आपको कल भी बताई थी वो क्या होता है, RBC, WBC है ना, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें नीचे नहीं आ पाती। बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ये नीचे नहीं आ पाते। अब हमें ऐसा लगता है कि ये जो फिल्ट्रेट है यही हमारा यूरिन है। नहीं भैया, ये हमारा यूरिन नहीं है, क्योंकि अगर मैं कुछ GK फैक्ट्स के बारे में बात करूं, अगर मैं बात करूं तुम्हारे एक किडनी के एक नेफ्रॉन की, सोचो हमारे एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, 10 लाख। हमारे पास कितनी किडनीज होती हैं, 2, तो टोटल नेफ्रॉन्स कितने हो गए, 20 लाख। तो मैं 20 लाख नेफ्रॉन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नेफ्रॉन की बात कर रही हूँ। एक नेफ्रॉन पूरे दिन भर में, ठीक है, एक नेफ्रॉन पूरे दिन भर में, अगर मैं उसके जो दिन भर छोड़ो उसके प्रति मिनट का अगर मैं हिसाब किताब लगाती हूँ कि एक नेफ्रॉन में प्रति मिनट पर मिनट कितना ml का फिल्ट्रेशन होता है, तो कम से कम 180 ml क्या होता है, फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है। फिल्ट्रेट का मतलब आप लोगों का जो बोमन्स कैप्सूल से नीचे आके जो कलेक्ट हो जाता है ना, उसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। 180 ml का फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है। अब इमेजिन करिए आपके दिन में कितने मिनट्स होते हैं, आप उतने मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो आपका एक नेफ्रॉन दिन भर में कम से कम एक नेफ्रॉन 180 लीटर फिल्ट्रेट के साथ डील करता है। अब सोचो एक नेफ्रॉन, 20 लाख नेफ्रॉन की कैलकुलेशन तो भूल ही जाओ, 180 लीटर फिल्ट्रेट के साथ वो क्या करता है, एक दिन में आप लोगों का डील करता है। अब तुमने कभी सोचा है कि ये जितना भी फिल्ट्रेट बोमन्स कैप्सूल से नीचे आया है, क्या ये सारा का सारा यूरिन बन जाता है क्या? नहीं। अगर ये सारा का सारा यूरिन बन जाता तो ऐसे केस में हम मतलब
इमेजिन करो, एक नेफ्रॉन 180 लीटर, तो 20 लाख नेफ्रॉन, पता नहीं क्या बाबा, उतना तो हमारी बॉडी में वाटर ही नहीं है, उतना तो हमारी बॉडी में ब्लड ही नहीं है। अगर 180 लीटर भी मैं पूरा का पूरा फिल्ट्रेट एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन निकालूं तो बॉडी सूख जानी है मेरी, कुछ बचेगा ही नहीं मेरी बॉडी में। ठीक है, ऐसा नहीं होता। इस 180 लीटर में से हार्डली, ये 180 लीटर के फिल्ट्रेट में से हार्डली 10 से लेकर 20 ml क्या होता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है, हार्डली। ठीक है, वेरी कर सकता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग, बट हार्डली इतना ml क्या होता है, आप लोग यूरिन प्रोड्यूस करते हो। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो भी फिल्ट्रेट बोमन्स कैप्सूल में कलेक्ट हुआ वो कंप्लीटली यूरिन नहीं कहलाता। उस फिल्ट्रेट से हम यूरिन बनाते हैं, मतलब बेसिकली नेफ्रॉन बनाता है। कैसे बनाता है, देखो, हमारे ब्लड से पानी निकल के नीचे आ गया। अब दिन भर हम लोग चीखते रहते हैं पानी पियो, पानी पियो, बहुत ज़रूरी है, बॉडी को पानी चाहिए, पानी चाहिए। इतना कीमती पानी तुम नीचे यूरिन के फॉर्म में छोड़ दोगे क्या? जो थोड़ा बहुत पानी चला गया, आई डू एग्री, बट 180 लीटर एक दिन भर में, इतना तो भैया पूरा पानी हम एक महीने में ना पिए। 180 लीटर कैलकुलेट करो, तुम में से एक इंसान एक दिन में कितना पानी पीता है और 180 लीटर पीने में उसको कितने दिन लग जाएंगे, फिर बताओ। तो ऐसे केस में क्या इतना इम्पॉर्टेंट आप लोगों का जो पानी है उसको आप लोग ऐसे ही फेंक दोगे यूरिन के फॉर्म में? बिल्कुल नहीं। जो हमारी बॉडी में इतने अच्छे अच्छे सॉल्ट्स हैं, हम कहते हैं नमक खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, बराबर। तो ऐसे में वो जो सॉल्ट्स है, क्या वो सॉल्ट्स आप अपने यूरिन के थ्रू बाहर जाने दोगे? हाँ, अगर तुमने ज़्यादा सॉल्ट खाए हैं तो मैं मानती हूँ, बात अलग है, बट अगर आपने लिमिटेड खाए हैं और उन लिमिटेड सॉल्ट्स में भी अगर आपके कुछ आयंस यूरिन के फॉर्म में बाहर चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा, ग्लूकोज, हमारा जो पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसने इतना स्ट्रगल किया फूड जो हम खाते हैं उस फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, उस फूड को किस में कन्वर्ट करने के लिए, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए इतनी मेहनत जो लगी, उस बने ग्लूकोज को तुम उठा के यूरिन में फेंक दोगे क्या? नहीं। ठीक है, तुम्हें याद होगा जो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उन लोगों का यूरिन टेस्ट होता है। मेरे डॉगी का भी हुआ था यूरिन टेस्ट। ये चेक करने के लिए होता है कि किडनीज प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं कि नहीं कर रही। ठीक है, कहीं किडनी फेलियर तो नहीं हो रहा है। रीज़न कि अगर किडनीज अच्छे से काम कर रही हैं, किडनीज अच्छे से काम कर रही हैं का मतलब बेसिकली होता है कि नेफ्रॉन्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो बाहर निकलता है, मतलब जो हमारी यूरिन बाहर निकलती है, उसमें या तो वाटर होता है, ये जो बाहर निकलता है ना, इस बाहर निकलने वाली चीज़ में क्या होता है, वाटर होता है, और इसमें यूरिया होता है, और थोड़ा बहुत आपका सॉल्ट होगा अगर तुमने एक्स्ट्रा सॉल्ट खा लिया है तो। ठीक है, या फिर मान लेते हैं तुम लोगों ने ज़्यादा कुछ ड्रग्स वगैरह ले लिए हैं, दवाइयों का ओवरडोज है वगैरह वगैरह, वो सब निकल जाता है। बट ग्लूकोज जैसी चीज़ का यूरिन से निकलना, ठीक है, अच्छी बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, बनाया जाता है खाने से। डायरेक्ट तो हम खाते नहीं ना ग्लूकोज का हमारी बॉडी कितनी मेहनत करके बनाती है। तो यूरिन टेस्ट होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिख कर आता है कि इस इंसान की इतनी ml यूरिन में इतना इतना ग्लूकोज पाया गया है। तो अगर ग्लूकोज ब्लड मतलब आप लोगों के उस पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा रहा, ठीक है, इसका मतलब ये क्या समझ में आ रहा है कि अरे ये इंसान की बॉडी में ब्लड में होना चाहिए था ग्लूकोज, तो ये तो करके आपके यूरिन में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो नेफ्रॉन है वो प्रॉपरली क्या कर रही है, काम नहीं कर रही। क्योंकि नेफ्रॉन में मैं मानती हूँ बोमन्स कैप्सूल के पास गलती से फिल्ट्रेट के फॉर्म में ग्लूकोज आ गया, गलती से आया है, ठीक है, ये गलती से आया है। लेकिन इस ग्लूकोज को वापस से ब्लड के पास जाना है, इस ग्लूकोज को वापस से ब्लड के पास जाना है, वो यूरिन में नहीं जा सकता। थोड़ा बहुत जाना इज ओके, ठीक है, बट ज़्यादा जाना इज़ वेरी बैड, बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये चीज़ हम लोग यूरिन टेस्ट कैसे करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बराबर। तो एक्चुअल में अगर बहुत ज़्यादा लेवल होता है ग्लूकोज का यूरिन में, तो एक्चुअली वो एक साइन ये भी होता है कि कहीं पेशेंट आपका डायबिटिक तो नहीं है, ठीक है, बराबर। तो डायबिटिक पेशेंट्स के टेस्ट के लिए भी ये चीज़ चेक की जाती है। या फिर
हो, मैं जैसे बताया कि किडनीज में अगर कोई इन्फेक्शन है या फिर अगर आपकी किडनीज ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो उसके लिए चेक किया जाता है, बराबर। ओके, तो अभी बात करते हैं, हम आगे अपने प्रवचन में आते हैं। देखो, ये आपका बोमन्स कैप्सूल है। इस बोमन्स कैप्सूल में ऊपर से हम लोगों को क्या क्या मिल गया? ऊपर से हमको यूरिया मिल गया, ऊपर से हमको वाटर मिल गया, ऊपर से हमें ग्लूकोज मिल गया, ऊपर से हमें सॉल्ट्स मिल गया। अब तुम तो जानते हो कि इसके वेरियस पार्ट्स होते हैं। इस तरीके की एक ट्यूब होती है ना। उसके बाद ये ट्यूब ऐसे लेट से नीचे जाती है, फिर मान लेते हैं ये ऐसे टर्न हो जाती है। उतना प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रही हूँ मैं, लेकिन इस तरीके से टर्न हो जाती है, फिर वापस से ये इस तरीके से जाती है, फिर ये इसे कलेक्टिंग डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये इस तरीके का अप्रॉक्स डायग्राम ऐसे ही होता है, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो चीज़ कलेक्ट होती है, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं फिल्टरेट। इसे क्या कहते हैं? फिल्टरेट। अब तुम तो जानते ही हो कि इस पूरी की पूरी ट्यूब के आजू बाजू आपने क्या करके रखी है? इस तरीके से आपकी जो इफरेंट आर्ट्रियोल है आपने उसको लपेट के रखा है। क्यों? ताकि ऑक्सीजन को हम सप्लाई कर सकें। बट ऑक्सीजन सप्लाई करने के अलावा एक सबसे ज़रूरी काम ये भी होता है कि इस फिल्ट्रेट में जो H2O नीचे आ गया है, इस H2O को वापस से ब्लड में भेजा जाए। तो ये H2O चला जाता है वापस से ब्लड में। यानी कि ये जो मैंने अलग अलग पार्ट्स बताए थे ना कि लेट अस कॉल दिस पार्ट एज PCT, let us call this part as loop of Henle, let us call this part as DCT। तो इन तीनों ही पार्ट्स में, ठीक है, हर जगह जहाँ जहाँ ये फिल्ट्रेट मौजूद होता है वो उस फिल्ट्रेट से H2O को निकाल के ब्लड में डालते हैं। ये बात अलग है कि PCT जो रहता है आप लोगों का, उसमें H2O को बाहर निकाल के ब्लड में देने की जो एफिशिएंसी होती है, मतलब मान लेते हैं अगर उसके पास 100 ml H2O है, इमेजिन, तो 100 ml में से वो 80 ml दे देगा, 20 ml अपने पास रखेगा, फिर 20 ml आगे जाएगा लूप ऑफ हैनली के पास, फिर वो 20 ml में से लूप ऑफ हैनली और 40% निकाल के दे देगी। तो ऐसे करते करते एंड तक जब तक हम DCT तक पहुंचते हैं, DCT और उसमें से पानी निकाल लेती है, और जब आखिरी में जाते हैं तो हमारे पास जो बाहर निकलता है बहुत ही कम अमाउंट का वाटर निकलता है। सोचो, शुरुआत की थी ने 180 ml 1 मिनट से, लेकिन क्या जब तुम 1 मिनट तक इमेजिन करो पी करते हो, इट डजंट मीन्स कि हमारा 180 ml वाटर बाहर निकलता है, मुश्किल से 10-15 ml निकलता है तो निकलता है, राइट। तो सोचो नीचे आने आता है तो पानी गया कहाँ? वो पानी चला गया आप लोग का वापस से ब्लड में। तो वो जो आजू बाजू में आपकी लिपटी हुई रहती हैं, है ना, लाल 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 कलर की इफरेंट, उनका काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि O2 को देना, उनका ये भी काम होता है कि जो एक्स्ट्रा का H2O चला गया गलती से उसको वापस ले लेना, जो कि एक्स्ट्रा का ग्लूकोज चला गया है गलती से उनको भी वापस ले लेना। थोड़ा बहुत पानी में भी वापस ना लिया जा सके, थोड़ा बहुत ग्लूकोज में भी वापस ना लिया जा सके, बट मैक्सिमम कोशिश होती है कि ले लो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आयन्स जैसे Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, K+ आयन, Cl नेगेटिव आयन, ये सब भी वापस क्या कर दिए जाते हैं किसको? ब्लड को, कि लो भैया ब्लड वापस ले लो। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, अदरवाइज जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे आपको पर्टिकुलर पता टॉपिक होंगे कि PCT में क्या एब्जॉर्ब होता है और कितने परसेंटेज में एब्जॉर्ब होता है। जैसे मैंने सिंपली कह दिया वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो आपको वहाँ डिटेल होगी कि कैसे होता है, और दूसरी बात ये भी होगा कि कितना परसेंट होता है आउट ऑफ। DCT में क्या एब्जॉर्ब होता है, मैंने लिख दिया कि आयंस होते हैं, कौन से आयंस होते हैं, कहाँ होते हैं, कितने अमाउंट में होते हैं, क्यों होते हैं, सब कुछ। बट ओवरऑल अभी हमें क्या समझना है कि हो क्या रहा है। तो एज यू मूव डाउनवर्ड, जैसे जैसे आप उस ट्यूब्यूल में ट्रैवल करते हो तो उसमें जो भी फिल्ट्रेट में पानी, ग्लूकोज और आयंस होते हैं वो वापस कहाँ जाने लगते हैं? वापस से उस रेड कलर की ट्यूब के अंदर जाने लगते हैं। तो पहली बार हम लोगों ने फिल्ट्रेशन किया कहाँ पे? ग्लोमर्युलस में, है ना। यहाँ पे जितना भी ग्लोमर्युलस था, यहाँ पे जितना भी कैपिलरीज थी, उस ग्लोमर्युलस ने क्या किया? सारा का सारा अपना गंदा गंदा और अच्छा कुछ चीज़ें यहाँ नीचे बोमन से फेंक दी। तो जो पहला फिल्ट्रेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमर्युलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमर्युलस फिल्ट्रेशन। दूसरा फिल्ट्रेशन क्या होता है कि गलती से अगर कोई अच्छी चीज आ गई है तो उस गलती से आई हुई अच्छी चीज को वापस से ब्लड में दे दिया जाए। तो बायोलॉजी की प्रोसेस, बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब वापस से उसको भेज देना अच्छी चीजों को। यूरिया को नहीं भेजेगा, हाँ, यूरिया तो वैसे भी बहुत गंदा है, लेकिन
अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं ये ब्लड है, इस ब्लड में यूरिया है, ये यूरिया इस कैपिलरी में भी है, फिर ये यूरिया नीचे आ गया। हो सकता है कि 100% यूरिया नीचे ना आया हो सकता है 100% यूरिया नीचे ना आया हो। ये जो ब्लड है, इस ब्लड में अभी लिटिल अमाउंट का यूरिया यहाँ पे भी मौजूद हो। हम तो नहीं चाहते कि जो ब्लड वापस से हमारी बॉडी में जाए उसमें यूरिया हो। तो जिस तरीके से हम उस नेफ्रॉन से अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के वापस उस ब्लड को दे देते हैं क्योंकि वो गलती से हमारे पास आ गई थी, तो उसी तरीके से वहाँ पे गलती से जो हमारी अच्छे क्या पहुँच गया है, गंदा वाला यूरिया पहुँच गया, उसको वापस से भेज दिया जाता है कि जा वापस जा, अपनी जगह पे जा। तो यानी कि आपकी जो थर्ड स्टेप होती है वो बेसिकली क्या होती है, आप लोगों का अगेन यहाँ पे क्या होता है, रीनल फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि वापस से वहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन। और इस तरीके से एंडिंग तक जाते जाते हमारे पास सिर्फ यूरिया बचता है, वाटर बचता है, थोड़े से अमाउंट में ग्लूकोज बचता है और आयंस बचते हैं, एंड उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। ठीक है, बस यही था हम लोगों की कहानी। और अगर मान लेते हैं आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसको ये काम करना है बहुत ही एफिशिएंटली, लेकिन अगर वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही है, किडनीज फेल हो गई हैं, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। किडनी फेल हो गई, डैमेज हो गई, एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। तो ऐसे में आपकी बॉडी में जो ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है वो कौन करेगा? अल्टीमेटली तुम्हारी बॉडी के अंदर में जो ब्लड है, उस ब्लड में बोलो क्या होगा, जमा होता जाएगा गंदा खून। तो ऐसे में हम क्या करें, दो तरीके होते हैं, या तो आप आर्टिफिशियल किडनी बॉडी के अंदर लगा लो, जो कि टेक्नोलॉजी आई थिंक अभी इंडिया में नहीं आई है। वी हैव सर्च्ड अबाउट इट फ्यू ईयर्स अगो फॉर वन ऑफ आवर फैमिली मेम्बर, बट अभी वो इंडिया में नहीं है। हाँ, एक लेकिन दूसरा तरीका होता है विच इज़ नोन एज डायलिसिस। इस तरीके से पेशेंट को लेटाया जाता है, जितना आसान ये दिखता है वैसा होता नहीं है। उनकी बॉडी में होल किया जाता है, उस होल के थ्रू रॉड अंडर फिट की जाती है ताकि जब डायलिसिस हो, तो ये दिख रहा है ना यहाँ पे हाथ, ये हाथ के पास ना होल होता है, होल। इस होल से वो लोग क्या करते हैं, जब भी डायलिसिस के ये सारी तारे वारे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हमारे दादाजी को एक्चुअली डायलिसिस के लिए किया गया था, तो उनके जो छाती होती है, चेस्ट, वहाँ पे होल किए थे डॉक्टर्स ने, वहाँ पे उन्होंने फिट किया था। वो उनके हाथ में पहले फिट कर रहे थे, तो वो फिट होने के बाद बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं की, तो उस होल को बंद करके फिर उन्होंने चेस्ट के पास किया था। तो आप बेसिकली क्या करते हो, जब किडनी फेल हो जाती है तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करते हो आपकी ब्लड को फिल्टर करने के लिए, एंड दिस इज नोन एज डायलिसिस। कैसे करता है काम, जैसे कि तुम्हें पता है हमारे हाथों में नसें होती हैं, तो डायलिसिस का एक कोना हम आर्टरी से कनेक्ट करते हैं, डायलिसिस का दूसरा कोना हम वेन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनमें दोनों में ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब होता कैसा है, हम लोग आर्टरी के पास से जो खून है, ठीक है, हम लोग जो आर्टरी के पास से जो खून है उसको ऐसे निकाल लिए। इस खून को निकाल कर हम क्या करते हैं, ये इस तरीके की एक मशीन के अंदर डालते हैं। इस मशीन में कुछ नहीं होता है, अंदर जाके बस वो ब्लड ऐसा जिगजैग मैनर में ट्रैवल करता है। लेकिन उस मशीन में, उस टैंक में होता क्या है, उसमें एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं डायलेसिंग फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्या है, आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से समझोगे 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में। ये जो फ्लूइड रखा जाता है, इसका ऐसा इस फ्लूइड को बनाया जाता है कि इस फ्लूइड के पास सब कुछ होता है, सब कुछ। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब जो ब्लड का प्रेशर होता है वही सेम प्रेशर इस लिक्विड का भी होता है, इस लिक्विड का भी वही सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो उस ब्लड का होता है। बस फर्क इतना होता है कि उस पर्टिकुलर लिक्विड में हम एक भी, उस डायलिसिंग फ्लूइड में हम यूरिया नहीं डालते। उसमें क्या नहीं होता है बताओ, नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता। अब बोलो क्या होगी, जैसे ब्लड उस येलो कलर के लिक्विड के आजू बाजू से फ्लो होगा, क्या देखेगा ब्लड, अरे बाहर वाले लिक्विड के पास तो यूरिया नहीं है। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि अगर ये ब्लड है, इस ब्लड में यूरिया है और बाहर के वाले लिक्विड में अगर कोई यूरिया नहीं है तो डिफ्यूजन होने लगेगी, मतलब ब्लड के अंदर का यूरिया निकल के कहाँ जाने लगेगा, बाहर की तरफ जहाँ पे यूरिया नहीं है। इस प्रोसेस को हम इस तरीके से जिगजैग मैनर में बहुत मतलब लंबा रिपीट करते हैं, ताकि जैसे जैसे ब्लड फ्लो हो वो अपने आजू बाजू के सोल्यूशन में, डायलिसिंग फ्लूइड में यूरिया देते जाए।
तो अल्टीमेटली इस पॉइंट तक आते आते उस ब्लड के अंदर का जितना भी यूरिया है ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और इस अच्छे ब्लड को हम लोग वापस से बॉडी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, वापस से। तो इसी तरीके से काम होता है। लेकिन हाँ, इसमें बस फ़र्क इतना है कि हमारी किडनी क्या करती है, बहुत होशियार है, वो रीएब्जॉर्प्शन करती है। तुम्हें मैंने बताया ना अभी ऊपर, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएं तो अच्छी अच्छी चीज़ों को वापस से क्या कर दिया जाता है, ब्लड में वापस भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आप डायलिसिस कर रहे हो तो डायलिसिस में किसी भी प्रकार का कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो एक तरीके से एक इंसान आपको क्वेश्चन बोर्ड्स में इस तरीके से पूछ सकता है कि हाउ डायलिसिस इज डिफरेंट, हाउ डायलिसिस फिल्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम किडनी फिल्ट्रेशन। तो आप वहाँ पे लिखोगे कि नो रीएब्जॉर्प्शन इज इन्वॉल्व इन डायलिसिस फिल्ट्रेशन। और जैसे कि मैंने तुम्हें प्रवचन दिया कि एक हेल्दी नॉर्मल अडल्ट की बॉडी 180 लीटर तक का क्या करती है, उसकी किडनी डेली काम करती है। लेकिन इट डजंट मीन्स कि हम 180 लीटर तक की पी कर देते हैं। इट मीन्स दैट कि 180 लीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम लोग जो यूरिन करते हैं, यूरिनेट जो हम करते हैं, वो मुश्किल से 1 लीटर या 2 लीटर ही करते हैं। बाकी का जो बचा हुआ है 178 वो कहाँ जाता है, बैक टू द ब्लड चला जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर फाइनली, ठीक है। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ बाकी हो गई होंगी, जैसे एक एक्टिविटी ये है, मैं इनके आंसर्स वगैरह पूरे प्रोवाइड कर दूंगी तुम लोगों को ग्रुप में। और कौन सी एक्टिविटी बाकी है, एक ये है विजिटा लोकल हेल्थ सेंटर वगैरह, जो जो एक्टिविटीज़ बाकी है। सो तुम्हारे पास आज का या अभी का पूरा दिन है, इसमें अच्छे से देखो, बताओ कि कहीं कोई टॉपिक छूटा है कि नहीं छूटा है। अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो लेट मी मुझे इन्फॉर्म करो, और उसके बाद फिर हम लोग अपना काम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि इसमें अगर कुछ छूट गया होगा तो। सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वुड बी केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ठीक है। इसे फिलहाल यहाँ रोकते हैं।